हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चल रहा था अपना, और हिंदी मीडियम के लिए आज ये पार्ट नंबर 18 है। और इसमें अपने जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो है बुक के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1 मैंने आपको नोट से करवाया था, 2 और 3 नंबर जो आपके पार्ट थे वो मैंने आपको बोर्ड पर करवाया था। तो देखो वो वाले क्वेश्चन भी इसमें आपके इस पीडीएफ में हैं, अवेलेबल हैं, क्योंकि तब मैंने आपको ओनली बोर्ड पर करवाए थे, पीडीएफ नहीं दिया था। तो उसके क्वेश्चन भी हैं। और वैसे जो अपने क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे वो ये वाले हैं, आपको नंबर दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, ये अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक। तो सारी वीडियो को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और अपने क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि जो आपके बुक के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 और 4 लिखा हुआ है, क्योंकि जो पार्ट नंबर 2 मैंने आपको पीछे करवाया था वीडियो में, बोर्ड पर जो क्वेश्चन करवाए थे उसके क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है, इसी पीडीएफ में हैं। तो तभी मैंने पार्ट 2 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर मैं करवा चुका हूँ वो यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी समझ आ चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपने स्टार्ट करते पहले बहुचयनात्मक, यानी मैं क्या लिख देता हूँ कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठ लिख देता हूँ शायद, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख दिया मैंने। तो देखो क्या है कि वस्तुनिष्ठ मेरे बैठा हुआ है, बहुत कोशिश करता हूँ मैं। वस्तुनिष्ठ और बहुचयनात्मक एक ही बात है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस है वैसे इतना याद रख लो आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 से अपने स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल हल्के में मत लेना, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एज ए बड़ा भाई आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों, छठा क्वेश्चन है, चित्र के अनुसार समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है को क्या है, सरकाया जाता है। मतलब क्या करते हैं, अपने इसको रख दिया एप्सिलॉन आर वाले परावैद्युत को, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र आपको दिया हुआ है। तो यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता क्या है आपको सी दी हुई हो, तो नवीन धारिता का मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है भाई। पुरानी अगर जब परावैद्युत माध्यम आपने नहीं रखा था तब की धारिता कितनी है, सी है। तो अब परावैद्युत माध्यम आपने आधे भाग में भर दिया है, ठीक है। तो इस टाइम क्या करो, इसकी धारिता आपको निकालनी है। तो अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, पहले आप ये देखो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वो वाला क्वेश्चन ही बन रहा है जो आपने पढ़ा हुआ था। मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था ये वाला तब बताया भी था कि जब अपने संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युत माध्यम रख दे तो वो समांतर या श्रेणी क्रम बन जाता है संधारित्रों का, ठीक है। तो अपने अलग अलग भाग की धारिता निकाल के और देखेंगे कि समांतर में है या श्रेणी में है, उस हिसाब से उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी तो क्या रह रही है आपके पास, बिल्कुल सेम रह रही है। प्लेटों के बीच की दूरी डी है, चाहे आपने परावैद्युत माध्यम रख दिया है चाहे नहीं रखा है। परावैद्युत माध्यम रखने पर भी जो दोनों भागों की दूरी है डी है, लेकिन जो प्लेट का क्षेत्रफल है ये अब क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। a/2 इसका हो रहा है और a/2 एक क्षेत्रफल क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब प्लेट का क्षेत्रफल आधा रह रहा है। तो प्लेट का क्षेत्रफल किस में बंटता है, वो बनता है बच्चों समांतर क्रम में। तो अपने को अब क्या करना होगा कि ये जो दो भाग बन गए हैं इनकी धारिता लिख के और उसको क्या करना है, समांतर क्रम संयोजन में फॉर्मूला लगा के जोड़ देना है। तो वही चीज है, माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए या प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, डी है। ये अपनी तरफ से मान लिया अपने। अब क्या किया, परावैद्युत माध्यम रखने से पूर्व धारिता, जब अपने परावैद्युत माध्यम नहीं रखा था तब इसकी धारिता तो एप्सिलॉन नॉट a/d थी, क्योंकि परावैद्युत माध्यम था ही नहीं। लेकिन अब जब चित्रानुसार परावैद्युत माध्यम अपने रख देंगे तो जो वायु वाला भाग है उसकी धारिता c1। तो वायु वाला भाग अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला भाग है, तो इस भाग की जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो तो डी है, लेकिन क्या है कि जो इस प्लेट का क्षेत्रफल है वो कितना हो रहा है, आधा, यानी a/2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो इसकी धारिता अपने लिखेंगे बच्चों वो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट a/2, ये a और इसके बटा में 2 था वो ये आ गया और अपॉन में क्या आ जाएगा, d। ये वायु वाले भाग की क्या होगी, धारिता आपके पास आ गई। अब बिल्कुल द्वितीय भाग या माध्यम वाले भाग की क्या आ जाएगी आपके पास, धारिता कितनी होगी। तो माध्यम वाला आपको पता है कि जब भी माध्यम रखते हैं एप्सिलॉन आर तो क्या होती है धारिता, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a/d। लेकिन अब a की जगह आपको a/2 रखना होगा। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a/2
उसका 2 मैंने ऑलरेडी नीचे लिख दी और अपॉन में डी। तो ये दोनों धारिताएं आ गई। अब ये दोनों धारिताएं या किसमें संयोजित मान सकते हैं, इन दोनों पार्ट को अपने समांतर क्रम में संयोजित मान सकते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में संयोजित माना तो माध्यम की उपस्थिति में तुल्य धारिता सी डैश बराबर C1 प्लस C2 आ गई आपके पास, C1 प्लस C2 आ गई। तो C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन 2D, मतलब डायरेक्ट जोड़ी तो करना होता है समांतर क्रम संयोजन में, तो वही अपने किया है यहाँ पे बच्चों। तो अब देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना कॉमन, तो उसको क्या किया, कॉमन ले लिया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D को, और अंदर देखो यहाँ पर तो ये पूरा कॉमन ही चला गया, तो यहाँ बचा 1 और एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2D, ये चला गया बाहर, तो यहाँ एप्सिलॉन आर बचा। तो अब आपको पता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D आपने क्या लिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, इसमें उसका मान C है, क्योंकि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन आपने D लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है ना, ये देखो ऊपर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से C का मान रख दिया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास C/2 1 प्लस एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, धारिता का आ जाएगा, मतलब कि आपके पास A नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था और कोई ज़्यादा इतनी कैलकुलेशन भी नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो 8 में सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है, एक संधारित्र की धारिता C है, V विभवांतर तक आवेशित किया गया है। अब यदि इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तो ऊर्जा क्षय की मात्रा होगी। अब ये एक चीज़ मैं आपको क्या है कि बताना भूल गया, उसको देखो मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ अभी। तो देखो बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा बताना भूल गया मैं, उस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला टॉपिक आपको बता देता हूँ। बुक के बिल्कुल लास्ट में अगर कोई बच्चा बुक पढ़ रहा है साथ साथ, तो उसने पढ़ी होगी ये चीज़, क्या दिया हुआ है इसमें कि यदि V वोल्ट की बैटरी संधारित्र को Q आवेश दे, यानी कोई V वोल्ट की बैटरी और संधारित्र को क्या करे, वो Q आवेश दे, तो बैटरी द्वारा किया गया क्या कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू QV होगा। यही होगा, क्योंकि आपको पता है V विभवांतर की बैटरी या Q आवेश दे रही है, तो कार्य W इज इक्वल टू QV होता है। अब यही कार्य प्लेटों के इस मध्य ऊर्जा के रूप में संचित होना चाहिए। आपको पता है मैंने कहा था कि बैटरी क्या करती है, संधारित्र को जब चार्ज करती है तो उसको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और वही किया गया कार्य बैटरी के द्वारा क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो संचित हो जाता है तो क्या होना चाहिए, ऊर्जा के रूप में संचित होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा क्या होती है, हाफ QV होती है। मतलब इस जो ऊर्जा आनी चाहिए एक्चुअल, उसका आधा ही संचित हो पाती है, उसका आधा भाग संचित हो पाती है। तो आधा कहाँ गया, आधा आपको अभी नीचे वो लाइन लिखी हुई है। अतः ऊर्जा का बचा हुआ 1/2 QV भाग ऊर्जा हानि के रूप में क्या हो जाता है, वह मतलब कि जो तारें जोड़ी होती है ना अपने संधारित्र को बैटरी से जोड़ने के लिए, वो तारें ही आधी ऊर्जा क्या हो जाती है, खा जाती हैं। ठीक है, उनमें ही क्या हो जाता है, ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो ऊर्जा आधी ही संचित हो पाती है, आधी ऊर्जा क्या है, हानि के रूप में चली जाती है। तो चाहे आपको ऊर्जा हानि पूछे और चाहे पूछे कितनी ऊर्जा संचित होती है, दोनों का मान क्या होता है, 1/2 QV, क्योंकि 1/2 QV हानि और 1/2 QV क्या हो गया, उसकी प्लेटों के बीच संचित, तो टोटल QV ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको चीज़। ये चीज़ एक रह गई थी मैंने आपको बताने वाली, वो बता दी है। ये देखो आपको बुक में मैं दिखा देता हूँ बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जब चैप्टर आपका खत्म हो जाता है तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे आ जाती है। शेष आधा भाग क्या हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, मतलब ऊर्जा की क्या हो जाती है, यहाँ पर हानि हो जाती है। ये आगे चैप्टर खत्म है, आगे महत्वपूर्ण बिंदु आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये वाली चीज़ आपको बताई है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है आपके पास, जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या था, C धारिता है V विभवांतर तक आवेशित किया गया है। अब यदि इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दीजिए, प्रतिरोध क्या होता है, सामान्य तार आप मान सकते हो, तो प्रतिरोध से संबंधित कर देंगे तो इसमें ऊर्जा क्षय की मात्रा क्या हो जाएगी, ऊर्जा क्षय भी क्या होता है, हाफ CV² होता है या हाफ QV होता है, क्योंकि हाफ QV इज इक्वल टू हाफ CV² या Q²/2C। जो भी फॉर्मूला है ऊर्जा का वो आप वहां पे यूज कर सकते हो, तीनों फॉर्मूले आप याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ आपको और क्या पूछा हुआ है कि एक संधारित्र को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा क्या है, W है उसमें। ठीक है, W क्या है, संग्रहित ऊर्जा है। तो आवेश को दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या कुछ हुआ है, Q आवेश दिया हुआ है और W कार्य दिया हुआ है, तो ऊर्जा पूछी हुई है आपसे। तो संधारित्र को Q आवेश देने पर उसमें संचित ऊर्जा Q²/2C होती है।
या आप हाफ क्यू भी ले सकते हो, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो इसमें फॉर्मूला आता है हाफ सी वी स्क्वेयर, वो भी ले सकते हो। तो क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c मैं फॉर्मूला यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि दूसरे फॉर्मूले जब आप लोगे ना तो उसमें आपको अगर हाफ क्यू भी लेते हो तो v का मान भी रखना पड़ेगा आपको आवेश के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि आपको आवेश यहाँ पे दिया हुआ, आवेश और ऊर्जा में आपको क्या करना है, यहाँ पर संबंध निकालना है, ठीक है ना, आवेश और ऊर्जा के बीच। तो आवेश की टर्म इसमें होनी चाहिए। अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर लेते हो तो उसमें तो आवेश आता ही नहीं है फॉर्मूले में, तो वो वाला फॉर्मूला आप नहीं ले सकते। तो तभी आपको आवेश के लिए क्यू स्क्वायर बटा 2c फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अब क्यू को उसने क्या कह दिया कि अगर, तो क्या कहता है कि क्यू आवेश देने पर ऊर्जा है वो अपने पास क्या है, डब्ल्यू है, मतलब किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। उसने कह दिया कि आप ऊर्जा कितनी मान लो, डब्ल्यू मान लो। अब इसने कहा कि Q को दुगना करने पर ऊर्जा आपको निकालनी है। तो जब Q को दुगना करोगे तो W डैश जो आपके पास आएगा वो 2Q स्क्वायर बटा 2C आ जाएगा, तो मतलब 4Q स्क्वायर बटा 2C। तो अब Q स्क्वायर बटा 2C तो स्टार्टिंग वाली ये वाला W था ही, तो मतलब क्या हो गया, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो W डैश बराबर 4W, मतलब किया गया कार्य या ऊर्जा उसमें क्या होगी, 4 गुनी होगी। मतलब आवेश को दुगना कर दिया तो संचित ऊर्जा कितनी होगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है इसमें। तो 10 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें उलझन नहीं है कि दो आपको क्या दिए हुए हैं गोले, उन पर ये वाले आवेश हैं, इनको क्या है विभवांतर 300 वोल्ट और 500 वोल्ट तक आवेशित कर जोड़ दिया जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव आपको निकालना है। तो उभयनिष्ठ विभव का अगर बच्चे आपने फॉर्मूला पिछले टॉपिक में पढ़ा हो, जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि, तो उसमें क्या आया था, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आया था। अब आपके पास C1 C2 के मान है, सॉरी C1 आपको क्या दिया हुआ है, धारिता C1 ये है, C2 ये है, V1 ये है और V2 आपके पास ये है। तो यहाँ सारों के मान रख दो। तो मान रखने पर 3 म्यू इंटू 300 प्लस 5 म्यू इंटू 500, तो 900 प्लस 2500। म्यू को आपको छोड़ना नहीं है, ये याद रखना है, म्यू हमेशा साथ रहेगा क्योंकि ये संख्यात्मक मान होता है। और अपॉन में दोनों का जोड़ 3 म्यू प्लस 5 म्यू यानी 8 म्यू, तो 3400 म्यू बटा 8 म्यू, 425 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 425 वोल्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये क्या दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा U0 है। कितनी है स्थितिज ऊर्जा, U0 है। यदि एक एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाली पट्टिका मध्य में रख दी जाए तो नवीन स्थितिज ऊर्जा होगी। भी पहले आपने क्या लिया हुआ है, डायरेक्ट लिया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी ऊर्जा U0 है। अब आपने एप्सिलॉन R परावैद्युत माध्यम वाली पट्टी रख दी, तो अब उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो वैसे तो अगर आपने चैप्टर नंबर पिछला 3rd नंबर चैप्टर किया हो तो उसमें ऊर्जा का फॉर्मूला आपने निकाला था स्थितिज ऊर्जा का KQ1 Q2 अपॉन R, ठीक है। और उसमें अपने आपको पता है कि K को अगर अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, तो साथ में यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 बटा में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे माध्यम ले लेता हूँ तो इस एप्सिलॉन नोड की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और Q1 Q2 बटा R, ये तो क्या है ऊर्जा का पहला वाला मान है U0 है, और बटा में क्या आ रहा है, एप्सिलॉन R आ रहा है। तो उस फॉर्मूले से भी आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन अपने यहाँ पे क्या था, ऊर्जा का थोड़ा सा अलग फॉर्मूला आ रहा था, तो ये अब अलग आ जाएगा इसमें। तो आपको याद रखना है कि विभव का मान हो चाहे ऊर्जा का मान हो, विभव भी कार्य होता है और उसी कार्य के कारण ऊर्जा संचित होती है। तो चाहे विभव का हो और चाहे ऊर्जा का हो, उसका मान क्या हो जाता है, एप्सिलॉन R गुना कम हो जाता है जब आप उसके बीच कोई माध्यम रख देते हो, ठीक है। लेकिन धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि धारिता क्या होती है, विभव की विभव के क्या होती है, व्युत्क्रमणपति C इज इक्वल टू Q बटा V। तो विभव अगर घटेगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो माध्यम रखने पर धारिता बढ़ती है, विभव घटता है, ऊर्जा भी घटती है, ठीक है।
तो अब वही चीज़ कि हम जानते हैं कि अब इसको देखो, वैसे तो आपको थ्योरेटिकली मैंने बता दिया, लेकिन करेंगे कैसे क्वेश्चन को कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा U0 इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बटा 2C या हाफ QV होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यू स्क्वेयर बटा 2C फॉर्मूला ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, अपने ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो ऊर्जा के लिए आप वैसे कोई भी ले सकते हो, लेकिन धारिता का मान अपने को पता है कि धारिता का मान क्या होता है, माध्यम पर डायरेक्ट निर्भर करता है। धारिता बढ़ जाती है माध्यम रखने पर, तो जिसमें धारिता आए वो वाला फॉर्मूला आप लो। तो क्यू स्क्वायर बटा 2C फॉर्मूला ले रहा हूँ ऊर्जा का यहाँ पे। तो देखो क्या आ जाएगा, अब एप्साइलन आर माध्यम रखने पर नई धारिता क्या होगी, सी डैश बराबर क्या हो जाएगी, एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ए अपॉन डी या एप्साइलन आर इंटू सी। मतलब जो प्रारंभिक धारिता आप सी ले रहे हो इसका क्या हो जाएगी, अब एप्साइलन आर गुना हो जाएगी। तो नई स्थिति ऊर्जा देखो क्या आ जाएगी, यू डैश बराबर क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C डैश आनी चाहिए। वैसे तो क्या आनी चाहिए, क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2C डैश आनी चाहिए नई ऊर्जा, जब माध्यम रख दिया। अब इस C डैश का मान यहाँ पे मैंने रख दिया डायरेक्ट, क्या, C इंटू एप्साइलन आर, C इंटू एप्साइलन आर, 2 का 2 पढ़ाइए यहाँ पे। तो अब आप देखो, अगर मैं तुलना करूँ समीकरण 1 और 2 की, तो 1 और 2 की तुलना करने पर देखो जो क्यू स्क्वेयर बटा 2C है, ये इसमें आ रहा क्यू स्क्वेयर बटा 2C, तो इसका मान आपने U0 लिया हुआ है तो वो यहाँ पे रख दो। तो U डैश बराबर U0 बटा क्या आ जाएगा, एप्साइलन आर आ जाएगा। मतलब आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, एप्साइलन आर गुना कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 12वां क्वेश्चन है जो आपका, वो मैंने आपको बोर्ड पर करवा दिया था। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ये C1 C2 C3 मैंने अपनी तरफ से माने हुए हैं, तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व किया हुआ है। इस तरीके से 13वां क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया था बोर्ड पर। इसका जो आंसर आता है वो देखो आपके पास 240/71 आता होता है म्यू फेरेड, लेकिन ऑप्शन में आपको कोई भी आंसर ऐसा नहीं दिया हुआ। तो लेकिन आपको तो सही आंसर निकालना है, अपने ऑप्शन से क्या लेना देना, सही आंसर अपने पास आना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करवा चुका हूं। अब बात आती है अतिल गुत्रात्मक प्रश्न की। तो अतिल गुत्रात्मक प्रश्न में भी मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, वो आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन करवा नहीं रहे, वो इसका प्रीवियस पार्ट, यानी जो क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, शायद वो वीडियो थी, मुझे याद हो तो पार्ट नंबर 12 था शायद आपका, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन बनाया था। 12 नंबर पार्ट में मैंने क्या किया था कि जो आपके बहुचयनात्मक हैं, चाहे वो अति लघुत्रात्मक है या लघुत्रात्मक में, जितने क्वेश्चन आपके क्या थे संधारित्रों की श्रेणी और समांतर के कवर हो रहे थे, वो मैंने करवाए थे उसमें। और जो पार्ट नंबर 13 था वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन बनाया था, उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे। वो आपको नेक्स्ट, जब मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो, इससे नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है वो क्वेश्चन, तो आप वो वाली वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या पूछा हुआ है कि यदि समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो तुल्य धारिता कितनी होगी। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं, जब संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम करवाया था, कि धारिता 1/n हिस्सा रह जाती है, या मतलब n हिस्सा रह जाती है, या 1/n गुणा हो जाती है। मतलब धारिता क्या हो जाती है, पहले की तुलना में कम हो जाती है। ठीक है ना, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हो। तो C/n फॉर्मूला आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 7, संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व का सूत्र। तो ऊर्जा घनत्व भी आपने निकाला था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 8। ये क्वेश्चन अच्छा है और बोर्ड के पेपर में भी आता है। तो इसमें क्या है कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक लिखो, आपको मात्रक लिखना है। तो ऊर्जा घनत्व होता क्या है, ऊर्जा बटा आयतन होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो जूल पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपको क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 और C2 है, यदि उन्हें समान आवेश दिए जाएं तो उसमें एकत्रित स्थिर विद्युत ऊर्जाओं का क्या लिखना, आपको अनुपात लिखना है। ठीक है ना, स्थिर विद्युत ऊर्जाओं का अनुपात। संधारित्र दिए हुए हैं C1 C2, अब आपको पता है उसको आवेश आपने समान दे दिया, मतलब Q दे दिया। तो अब आप मुझे यहाँ पे ये बता सकते हो कि आपसे ऊर्जा पूछी हुई है, तो ऊर्जा का कौन सा सूत्र काम में लेंगे। अपना दिमाग लगाओ, सोचो और बताओ कि कौन सा सूत्र। तो देखो जो चीजें दी हुई हैं उसी के हिसाब से क्या करो, आप सूत्र लगाओ यहाँ पे। तो आपको Q और C दिया हुआ, और Q और C में ऊर्जा का सूत्र कौन सा होता है आपका,
क्यू स्क्वायर बटा 2c होता है। तो वही चीज यहाँ पे कि माना संधारित्रों को क्यू आवेश दिया गया है, तो प्रथम संधारित्र की स्थिर वैद्युत ऊर्जा है क्यू स्क्वायर बटा 2c1, द्वितीय की क्या हो जाएगी क्यू स्क्वायर बटा 2c2, दोनों का अनुपात निकालेंगे u1 बटा u2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2। देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से क्यू स्क्वायर अपॉन 2 नीचे वाला कैंसिल, ये c2 जाएगा ऊपर और ये c1 आएगा नीचे, तो c2 बटा c1 या c2 रेशो c1 या c2 अनुपात c1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 17। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दिए गए हों तो इससे अधिक धारिता का संधारित्र किस प्रकार प्राप्त करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब दिए गए संधारित्रों से ज़्यादा धारिता का संधारित्र आपको प्राप्त करना हो तो उनको समांतर क्रम में जोड़ते हो। अगर आपके समांतर और श्रेणी क्रम के फॉर्मूले याद है तो ऐसा क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें भी क्या पूछा है आपसे कि 2 म्यू फैरेड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 1/2 म्यू 1/2 म्यू लगा लो, या आपको पता है अगर समान संधारित्र हो तो अपने C/N फॉर्मूला लगाते हैं। तो दो संधारित्र है तो C/2, तो यहाँ पे C का मान 2 म्यू फैरेड आपको दिया हुआ है, तो 2 म्यू अपॉन 2 यानी 1 म्यू फैरेड, ये आ गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आगे क्वेश्चन नंबर 11। लघुत्तरात्मक में क्वेश्चन 11 है कि यदि गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुनी कर दे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और अगर मैं आपको कंपटीशन के लिहाज से कहूं तो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैंने आपको धारिता वाला टॉपिक करवाया था, लेकिन दोबारा समझ लो। मैंने आपको कहा था कि धारिता के सूत्र में C बराबर Q बटा V, आपको पता है धारिता का क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। तो इसमें Q और V दोनों आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई थी कि धारिता का जो मान होता है वो ना ही तो Q पर निर्भर करता है और ना ही V पर निर्भर करता है। कारण क्या है, क्योंकि Q और V एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे आप अगर मान लो आपके पास आवेश का मान 10 कूलाम है और जो यहाँ पे विभव आपके पास 2 वोल्ट है, भाई 10 कूलाम देने पर 2 वोल्ट विभव आता है। अब अगर आप 20 कूलाम इस आवेश का मान कर दोगे यहाँ पे, तो जो आपका विभव है वो भी क्या हो जाएगा, आवेश देने से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है V बराबर क्या होता है, KQ बटा R होता है। विभव का सामान्य सूत्र क्या होता है, V बराबर KQ बटा R। तो मतलब Q देने पर Q आवेश बढ़ाने पर V का मान बढ़ता है। तो अब यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का अनुपात निकालो, चाहे इन दोनों का अनुपात, दोनों स्थितियों में क्या आएगा, C का मान 5। मतलब C जो होता है, धारिता जो होती है वो विभव और जो आवेश है उनके अनुपात के बराबर होती है, और विभव और आवेश भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो धारिता क्या है, डायरेक्टली आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। चालक की धारिता कांस्टेंट रहती है दिए गए आवेश और विभव के लिए। तो आवेश चाहे दुगुना करो, तिगुना करो, 4 गुना करो, उसी अनुपात में विभव भी बढ़ता जाएगा और दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धारिता पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है, प्लेटों के बीच की दूरी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, चालक के आकार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश और विभव का प्रभाव धारिता पर कभी नहीं पड़ता। ये आप पक्का अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। तो वही चीज है। और आपको पता है कि जो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है उसमें भी आपको 4πε0r होता है। यहाँ आवेश आ रहा है क्या, या विभव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो जब ये आ ही नहीं रहे तो ये धारिता इस पर निर्भर कर ही नहीं सकती। तो यहाँ आवेश का कोई पद नहीं है और धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है, इसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे 3 गुनी करो चाहे 4 गुनी करो। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बच्चों मैंने आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी वीडियो में, वो आप देख लेना। और 7, 13, 15, 16 ये वाले क्वेश्चन अपने देख लेते हैं बुक में, 7, 13, 15 और 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर यहाँ पे देखो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ आपको, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये आपको नोट्स में टॉपिक आ चुका है। ये वो वाले क्वेश्चन है जो टॉपिक के रूप में आपके नोट्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको ना ही तो लिखने की जरूरत है कॉपी में दोबारा, ना ही दोबारा करने की जरूरत है, ठीक है। 7 के बाद आता था 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में ये भी आपको डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर C2 बटा C1 ये आपको सूत्र निकालना है। तो जो आपको आवेशों का पुनर्वितरण करवाया था वो वाला टॉपिक सारा करना है। फिर 15 और 16, तो 15 और 16 में क्या पूछा हुआ आपसे कि 3 संधारित्र, इनकी धारिताएं ये हैं,
तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता और दूसरे में समांतर क्रम में तुल्यधारिता। तो ये श्रेणी और समांतर क्रम पूरा आ गया 15 और 16वें क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपकी कॉपी में ऑलरेडी कर चुके हैं आप नोट्स में इनको, ठीक है। अब रह गए बच्चों आपके एक चीज और आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर आप निबंधात्मक प्रश्न नहीं करवाते, तो निबंधात्मक प्रश्न आप पढ़ के देखो, सारे डेरिवेशंस आ जाते हैं चैप्टर के इसमें, ठीक है ना। तो इनको करने की भी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ बोर्ड पर, जो बोर्ड पर करवाने वाले थे। अब जो बचे हैं वो आपको मैं नोट्स से करवा दूंगा, ठीक है ना। नोट से वो वाले क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दूंगा नोट्स इसके प्रिपेयर करके, और कल तक मैं आपको ये वीडियो इसकी नेक्स्ट पार्ट की दे दूंगा, और उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो मैं मुझे लगता है कि आप लोग इस चैप्टर से बोर भी हो चुके हो, क्योंकि आपका जो इस पे मैं देख रहा हूँ वीडियो पे व्यू भी कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऊब चुके हो इस चैप्टर से। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और नया चैप्टर बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपने नवदीप सर के चैनल पर बने रहना। सर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, बार बार कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप कैलकुलेशन लगाने लग जाओ कि सर 4 महीनों में 5 चैप्टर हुए हैं, 4 हुए हैं, 6 हुए हैं, वो आप मेरे पर छोड़ दो। आपके पेपर अभी तक कन्फर्म है कि मई में होंगे इस बार, ठीक है ना। तो सिलेबस तो आप टेंशन ही मत लो, सिलेबस को पूरा करवाने की आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जारी रखो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।